नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 को लेकर कि बिहार को क्या कोई स्पेशल पैकेज मिला है या फिर बिहार के लिए जो योजनाएं हैं या उसके अलावा जो अन्य राज्यों के लिए योजनाएं हैं उसमें बिहार को कैसे फ़ायदा मिल रहा है, क्या कुछ नुकसान है और क्या कुछ आगे हो सकता था। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर, क्योंकि समृद्धि यात्रा जिस तरह से नीतीश कुमार ने निकाला है, 11 दिनों में 12 जिले वो घूमे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। उसके अलावा हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव के बारे में, तेज प्रताप यादव के जिस तरह से बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है, उसके अलावा उनके कार्यालय को लेकर उन्होंने कहा है कि 10 आउट ऑफ 10 देंगे उनको, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उसके अलावा जिस तरह से वो अखिलेश यादव को लेकर को पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के जो संबंध थे वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ करते नजर आते थे, और अचानक से क्या हुआ कि अखिलेश यादव को लेकर भी तेज प्रताप बदले बदले नजर आ रहे हैं। और इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचगवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बजट को लेकर बात करते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से बजट पेश किया उसमें बिहार को कोई अलग से स्पेशल पैकेज तो नहीं मिला है, लेकिन फायदा देने वाली कई बड़ी घोषणाएं जरूर हुई हैं। गंगा नदी के जरिए माल ढुलाई हो गया, हाई स्पीड कॉरिडोर हो गया, लॉजिस्टिक सुधार से बिहार का कारोबार सस्ता और तेज होगा, इसको लेकर बात हो गई। या पटना में जिस तरह से इनलैंड वाटरवे और शिप रिपेयर सिस्टम बनने से गंगा किनारे के जिलों में जो उद्योग और रोजगार को लेकर बात हो रही है कि ये बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर 1.62 लाख करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा बिहार को मिलता दिख रहा है इस पूरे बजट में। तो नाम भले पैकेज नहीं है या फ़ायदा इसका मिलेगा, और क्या हो सकता था बिहार के लिए, क्योंकि पिछली बार तो चलिए चुनाव था बिहार में, इस बार चुनाव नहीं है, बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज टाइप का नहीं मिला है। तो कैसे आप इस पूरे बजट को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि बिहार और ये बजट जो कल पेश हुआ, और बिहार में पिछले बार जब बजट आया था तो बिहार में चुनाव था, और बिहार के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं हुई थी संसद में, कि बिहार में बहुत सारे मखाना का मामला आया था, उसके अलावा इंडस्ट्रीज को लेकर बातें हुई थी, और रोड का मैप तैयार किया गया था, मखाना बोर्ड बना था। तो कहीं ना कहीं उस समय निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी वो मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी, क्योंकि बिहार में चुनाव था। ये कॉन्सेप्ट है आम लोगों का। और अब तो चुनाव बिहार में है नहीं, जो आपको दिया गया, जो आपकी योजनाएं हैं, आपको उसको पूरा करना है। चूंकि आपको, मुझे जहां तक याद है, 56,000 करोड़ की योजना थी बिहार के लिए, और बिहार में जिस तरह से घोषणाएं हुई थी और बिहार में जो परिणाम आया, तो फिर अब बिहार को हम विशेष, अब बिहार के लिए मांगा जा रहा है विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है। आज ही पार्लियामेंट में आरजेडी के सांसदों ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, और विशेष राज्य का दर्जा मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार, देखिए मामला तो बंगाल का बनता था, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, और बंगाल में जिस तरह से बंगाल को भी बहुत कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिया गया जिससे कहा जाएगा कि बंगाल में उनकी चुनाव में उनकी पकड़ मजबूत हो। देखिए, ऑब्वियसली राजनीति होती है, और मैत्रीय ये राजनीति होती है, जहां जहां चुनाव हो और जिस जिस पर हमें फोकस करना हो हम उसको देंगे। अब स्पेशल पैकेज की भी बात है, मुझे अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें स्पेशल पैकेज की कोई बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार और यहाँ के फिनांस मिनिस्टर मिलकर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने देखा कि लगातार उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की है। कहीं पर वो काम हो रहा है कि नहीं, काम 7 निश्चय योजना की बात हुई, जो 7 निश्चय योजना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार दोनों गंभीर थी, उस पर बातचीत हो रही है। तो मैत्री, जो बजट है, आपने देखा कि 15% ऑपरेशन सिंदूर के ये पर उन्होंने दिया है। उसके अलावा बहुत सारी चीजों का दाम घटा है।
पहले वाली बजट और अब के बजट में वो इंटरेस्ट नहीं होता है। पहले के बजट में एक एक चीज का जिक्र होता था। इनकम टैक्स स्लैब का जहां तक मसला है, वो स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इनकम टैक्स स्लैब का परिवर्तन पूरे देश में आता है और बिहार में भी उसका असर होता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया वो सवाल में मैं ये मानकर चलता हूँ कि बिहार में जो पिछले बजट में दिया गया, वो सरप्लस बजट में जो मिला है उनको, उस पर उनकी कार्रवाई होगी, काम होगा। तो बिहार को फिर अब देने का क्या है? अब देने का है विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या स्पेशल पैकेज दीजिए। ये रोजगार की बात आप कर ही रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जितनी भी योजनाएं हैं, मखाना बोर्ड को आपने बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया, इंडस्ट्रीज को के लिए भी आपने बहुत बात कही थी बजट में। तो ये सारे बजट बिहार को पूरा करना है। इस बजट में बिहार को क्या मिल रहा था? बिहार को तो कुछ मिल रहा था नहीं, और बंगाल में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने एक सांसद का बाइट भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ नहीं किया गया, इससे बीजेपी लगता है कि हार चुकी है। ये सारी बातें चलेगी। मैं नए एआई केंद्र पिछली बार जिस तरह से बात हुई थी, उसके अलावा हमने देखा था कि आईआईटी पटना का विस्तार पे बात हुई थी, या फिर 4 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स दिए गए थे पिछली बार बिहार को। इस तरह से इस बार वैसे कुछ नहीं दिखा। तेज प्रताप यादव के बारे में सर बात कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग मूड में नजर आ रहे हैं। जो नेता कभी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते थे, वही अब खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी को उन्होंने उनके कार्यकाल के लिए 10 में से पूरे 10 नंबर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी तक पहले से वो उनकी गुड बुक में है। और कथावाचक जो धीरेन्द्र शास्त्री थे, उन पर अखिलेश यादव ने सवाल किया तो तेज प्रताप यादव ने उनका हिसाब मांग लिया। साथ ही तेजस्वी के आसपास रहने वालों को उनका जयचंद वाला जो हमला है वो तो जग जाहिर है, पूरी तरह से जारी रहता है वो भी। तो तेज प्रताप का ये बदला हुआ सुर क्या किसी बड़ी सियासी चाल का संकेत है? देखिए, ऐसा है कि तेज प्रताप के पास अब है क्या? तेज प्रताप आसरा लगा कर बैठे थे कि जब राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में बैठक होगी तो उसमें मेरी बात मेरे पिता मानेंगे और मेरे हिसाब से वो जयचंदों को ठीक करेंगे, जिनको वो जयचंद कहते हैं। मगर वहां तो कुछ उल्टा हो गया, और उसमें आपने देखा कि तेजस्वी यादव को फिर एक तरह से पूरी पार्टी दे दी गई और उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो अब उनके पास तो कुछ बचा था नहीं। मीसा भारती भी ने स्वागत किया, रोहिणी आचार्य का आपने स्टेटमेंट देखा ही कि उन्होंने क्या कहा। तो अब तेज प्रताप उसके बाद देखिए, तेज प्रताप ने भूमिका बनाई थी और दही चूड़ा के माध्यम से वो अपने पिता को इम्प्रेस करना चाहते थे। क्योंकि चाहते थे कि भाई मेरे पिता मेरे शक्ति को देखें और मैं फिर उनके साथ, मन तो है कि वो लौट जाए अपने ये में। मगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद अगर थोड़ा द्रवित है, तो तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि वो लौट कर आए। अब सवाल ये है कि आपने दही चूड़ा में उनकी नजदीकियां देखी, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एनडीए के नजदीक और जाए। आपने देखा विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनसे उनकी करीबी कैसे बढ़ने लगी। आपने देखा रामकृपाल यादव ने उनके बारे में क्या कहा। आपने बहुत सारे ऐसे नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने उनकी तारीफ की और लगा कि अब बीजेपी में वो आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप का जो पिच है, वो पिच कितना मजबूत है? क्या वो तेजस्वी से ज्यादा मजबूत है, या लालू यादव उनको पीछे से प्रेशराइज दे रहे हैं? ये सारी बातें अब खत्म हो गई। अगर लालू यादव उन्हें प्रेशराइज दिए होते तो वो नई पार्टी नहीं बनाते। अगर नई पार्टी में लालू यादव कहते कि हाँ मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं, एक बाप की हैसियत से वो चले गए। और उस दिन आपने देखा न राबड़ी देवी गई, न तेजस्वी यादव गए, न मीसा भारती गई। तो कहीं ना कहीं रिजेक्टेड हुआ। भले हम लोगों ने कहा कि तेजस्वी ने दिखा दिया, मगर देखिए राजनीति में वोट लेना, वोट जो भी मिलता है
तेजस्वी से तेज प्रताप यादव को वो भेंट मिलता है, लालू यादव का वोट मिलता है। आपने कहा कि तेजस्वी यादव भी तो लालू के बेटे हैं, तो उनको भी तो उनका वोट मिलता है ऑब्वियसली। मगर तेजस्वी ने कुछ अपनी स्थिति बनाई, आगे बढ़कर उसने काम किया। हारना जीतना एक अलग मसला होता है, मगर कहीं ना कहीं इस मसले में आपने देखा कि तेज प्रताप यादव का आपने देखा जिस तरह से महुआ में चुनाव का मसला हुआ, जो उनका इस एरिया में जहां तेजस्वी खड़े हैं वहां वो चले गए, जहां वो खड़े हैं वहां तेजस्वी चले गए, तो ये रिटर्न होने का कोई चांस नहीं दिखता उनको पार्टी में। और कहीं ना कहीं आरजेडी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जब देखिए जिस तरह से आरजेडी में इंटरनल इन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई बहुत जबरदस्त है। बाकी जो उनके 25 विधायक हैं वो तो अभी तक उनके साथ हैं, और जिस तरह से तो ये जो 10 में 10 की बात वो कर रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं वो फैन हो गए हैं नरेंद्र मोदी के। से उन्होंने 10 में 10 नंबर दिया। उन्होंने जिस तरह की बातें कही, उन्होंने तेजस्वी को कहा कि बड़ छोटे भाई के लिए आशीर्वाद दूंगा, उसको आशीर्वाद सही। मगर कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि वो बीजेपी के फोल्ड में जाना चाहते हैं, और उनके उन पर भी लैंड फॉर जॉब वाले मामले में उनका भी नाम है, और तेजस्वी का भी नाम है। लालू प्रसाद तो ही है, राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप भी उनमें है। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि अगर हम जाते हैं तो हमारे ऊपर से ये मसला हट जाएगा और हम शांत हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो बहुत खुलकर उसने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री पर जो कहा कि भाई अखिलेश यादव कौन होते हैं बोलने वाले, क्या क्या होता है वो। उनकी अगर वो यात्रा करेंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो छटपटा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी से कोई नेता आ जाए, नीतीश कुमार बुला लें। हालांकि वो जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, मथुरा चले जाते हैं, वहां कृष्ण का रूप कृष्ण बन जाते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं, धर्म के प्रति आस्था है उस व्यक्ति को, और वो शुरू से है। और मैंने करीब से देखा है, बचपन से देखा है उस तेजस्वी और तेज प्रताप को, बहुत छोटे से देखा है और करीब से देखा है। तो ये कुछ डिफरेंट मूड का ये व्यक्ति है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, देखिए बिहार में अब न उनके पास कोई एमएलए है, न उनके पास पार्टी का कोई मजबूत आधार है। अब वो चाहते हैं कि हम अपने जेएलडी पार्टी को कहीं किसी पार्टी में मर्ज कर दें, या हमारा सपोर्ट उनको रहे, हम उनके साथ निकले। कहीं ना कहीं बीजेपी इसको इसका फायदा तो उठाएगी ना, जरूर उठाएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से तेजस्वी यादव मूव करेंगे, तेजस्वी यादव के लिए भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि तेजस्वी यादव घर की लड़ाई को शांत नहीं करना चाहते जैसा लगता है। आपने देखा कि गुस्सा क्यों नहीं बढ़ेगा तेज प्रताप को, जिसको उन्होंने जयचंद कहा वो करीब आ गए, फिर वो साथ हैं, और उनके साथ लालू प्रसाद यादव के ये साथ हैं, उनको कभी कभी हाथ पकड़ कर ये कर रहे हैं, तो उनका एग्जिट नहीं हुआ वहां से। तो ये नेचुरली तेज प्रताप का जो पॉलिटिकल ये है कमिटमेंट, वो कमिटमेंट तो कुछ तो करना ही पड़ेगा उनको। और मुझे अभी नहीं लगता है कि बीजेपी ने उनको कोई ऑफर दिया है, या बीजेपी के बड़े नेता, चाहे अब नितिन नवीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, मगर ये जिस तरह से बोले जा रहे हैं, इससे साफ है कि वो एकदम बेकरार हैं कि मैं वहां अब चला जाऊं, मुझे एक शक्ति मिलेगी। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आरजेडी खत्म हो गई, अब इससे ज्यादा तो विरोध के स्वर नहीं सकते। वो अपने पिता के पार्टी को ही कह दिया कि वो पार्टी अब खत्म हो गई। तो जब पार्टी खत्म हो गई और ये कहते हैं कि ये जो पार्टी है मेरे पिता की यही पार्टी, ओरिजिनल पार्टी जिसको मैंने बनाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जिग जैक लगता है उनकी पॉलिटिक्स का रास्ता। और आने वाले दिनों में मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई बहुत बड़ा हार्म कर देंगे तेजस्वी को, जब तक उनके पीठ पर बीजेपी का हाथ न हो, या सत्ता पक्ष उनके साथ न हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप का कोई बहुत बड़ा
मसला बिहार में बनने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बात सामने आ रही है और एनडीए के नेताओं ने अभी खुलकर उनका सपोर्ट नहीं किया है, तो इस तरह से अभी सिर्फ ये कयास ही लगाए जा सकते हैं। सर, हम अगले टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार बने, उसके बाद समृद्धि यात्रा से वो साफ मैसेज दे रहे हैं कि अब वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। 11 दिन में 12 जिलों का दौरा, करोड़ों की जो योजना है उसका उद्घाटन, अफसरों से सीधा काम का हिसाब मांगना, सब कुछ यही बताता है कि रिटायरमेंट वाली बातें जो है वो नीतीश कुमार इससे बचते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भले ही अभी कुछ मंच पे या जिस तरह से कई तरह की सीएम के तौर पे वो वैसे एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स तोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन रोजगार, किसान, सड़क, सोलर और विकास ही उनकी असली राजनीति है। इसको वो लगातार दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम के साथ जिस तरह से मंच शेयर कर उन्होंने ये भी दिखा दिया कि एनडीए जो है वो एकजुट है। कुल मिलाकर ये यात्रा जो है, जो समृद्धि यात्रा थी, वो जनता और विपक्ष दोनों के लिए पावर शो भी एक तरह से लोग देख रहे हैं। तो क्या समृद्धि यात्रा से नीतीश ने जो रिटायरमेंट वाली बात जो लोग करते हैं कि नीतीश कुमार को अब रिटायर होना चाहिए, उसको खत्म किया है, या आप इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह की यात्राएं उन्होंने की है अपने पॉलिटिकल एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार में, तो यात्रा उनका एक पैशन है। और आज नहीं, हर ये में वो कभी नया यात्रा, कभी सद्भावना यात्रा, इस तरह की यात्राओं पर उनका एक अलग मसला बनता है। और हमेशा वो यात्रा करते हैं और कभी कभी रात्रि विश्राम भी करते हैं, मगर अब इस यात्रा में रात्रि विश्राम का कोई ऑप्शन नहीं है। मगर नीतीश कुमार जिस तरह से बीच में लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके रिटायरमेंट को लेकर, निशांत कुमार की एंट्री को लेकर, और जिस तरह से लोगों ने बातें कही, खुलकर बातें कही, उसमें कभी कभी नीतीश कुमार इस तरह का एक्ट कर भी जा रहे थे जिससे लगता था कि कहीं नीतीश कुमार, चुनाव से पहले बहुत सारा ऐसा एक्ट हुआ जिससे लगा कि नीतीश कुमार जो है अब शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। ऑब्वियस है, उम्र अगर 74-75 टच कर रहा हो तो ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि एकदम आदमी डंप हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं एक रास्ता आना है कि अब मेरा एक नया रास्ता आना चाहिए। ये तो दिमाग में हर लोगों का होता है, चाहे वो घर में पिता का हो, आपके गार्जियन का हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते अपने दायित्वों को वो शेयर कर देते हैं लोग। मगर नहीं, नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव में सीट जीत ली और 85 सीटों पर 42-43 से 85 पर आ गए, मनोबल बढ़ा। और मैं जान रहा था कि जब भी वो चुनाव मैदान में आए थे उस समय उनके दिल में एक कसक थी कि 43 सीट हमें क्यों आया। ये कसक उनको बहुत दिनों से चल रही थी कि मेरा 43 क्यों आया। और वो 2010 के तर्ज पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जिस 2010 में उन्होंने 115 सीट जीता था और वो सबसे बड़ी पार्टी हुई थी और थोड़ा सहारा लेना पड़ा था बीजेपी का सरकार बनाने के लिए। तो ये टर्न हो गया। नीतीश कुमार ने देखा कि पब्लिक हमारे साथ है, महिलाओं का बड़ा साथ है, उनको 10,000 रुपया और 2 लाख की योजना जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का उत्साह बढ़ा। और वो जिस तरह से स्पॉट पर जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों को सलाह भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और टाइम बाउंड ये दे रहे हैं कितना में करो। तो देखिए, एक जो राज्य का अगुवा होता है उसको इस तरह की बातें करनी पड़ती है। और नीतीश कुमार, मुझे अब नहीं लगता कि फिलहाल कोई ऐसा, वो अपना बेस बनाते जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्कोर भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, 85 से 90 भी करना चाहते हैं, उसको लेकर भी उनकी कवायद चल रही है। तो ये जो हर जिले में जाकर, जैसे देखिए मैं एक बात कहता हूं, जैसे आपके भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा जिस तरह से हर जिले में जाकर भूमि के मसलों को 1 to 1 कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी उपलब्धि है। राजनेता के लिए उनको फीडबैक मिल रहा है। उसी तरह नीतीश कुमार का ये पुराना पैशन है। और देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, करना तो अधिकारियों को होता है,
मगर नीतीश कुमार चूंकि इंजीनियर रहे हैं तो उनके पास भी बहुत सारा फीडबैक है, वो कैसे करना है नहीं करना है वो काम करते हैं। तो ये यात्रा एक तरह से जनता दल यूनाइटेड और एनडीए आगे कैसा जाएगी, मगर मैं जान रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड को वो और मजबूत करके, अगर सौंप नहीं होगा निशांत कुमार को तो थोड़ी उस स्थिति में लाकर सौंपेंगे, जो कि अभी तक दिखता नहीं है कि निशांत कुमार को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। निश्चित कभी धरना प्रदर्शन होता है कि उन्हें लाया गया, मगर नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। हो सकता है कि उसमें हुचक रहे हो, मगर आने वाले दिनों में वो फिर से जेडीयू को और मजबूत करके दे कर जाना चाहते हैं कि लो, मैंने तुम्हें मजबूत जेडीयू दिया और आपको इस यात्रा का फलाफल तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। 7 निश्चय योजना पर बहुत ध्यान है नीतीश कुमार का, और वो 7 निश्चय योजना में बहुत सारी चीजें हैं। तो वो 7 निश्चय योजना के तहत नीतीश कुमार इस जिलों में जा रहे हैं और फिर लौट जा रहे हैं, सेम डे लौट जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो मौसम के खराब होने के चलते बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से अपने भाषण किए, मगर नीतीश कुमार ने बाय रोड सफर तय किया था। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इससे फायदा होगा, तो वो कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।